तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और जैसा कि आपको पता है कि अभी हमने इम्यूनोलॉजी का पार्ट स्टार्ट किया है, तो हालाँकि अभी हम इसमें जैसा कि मैं पहले ही मेंशन कर चुका हूँ कि अभी हम केवल ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम पॉइंट से इम्पोर्टेंट है। और इम्यूनोलॉजी जो कि एक अपने में बहुत ज़्यादा ही डिटेल में कवर करने वाला चीज़ है। बट अभी मैं केवल शॉर्ट में अभी आपको ब्रीफ कर रहा हूँ और ऐसे टॉपिक्स को मैं कवर कर रहा हूँ उसमें, जिससे आपके नंबर गेन हो सके, ठीक है? बाकी हम इसमें क्या करेंगे, इसमें हम डिटेल में बाकी टॉपिक्स को भी कवर करेंगे, तो आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है? तो अब हम जैसा कि हमने इसके पहले वैक्सीन पार्ट को कवर कर चुके हैं और उसके अलावा हमने क्या कवर कर लिया है, हमने थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन इनबॉर्न और इन्नेट इम्यूनिटी को लेकर और एक्वायर्ड इम्यूनिटी को लेकर हमने कवर कर लिया था इसके पिछले चैप्टर में, राइट? तो अब हम यहाँ पे जिस चीज़ को कवर करने वाले हैं, उसको आपको देखना है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, अब हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ एक्वायर्ड इम्यूनिटी की और कुछ इम्यूनोलॉजी या एंटीबॉडी या जो भी इसमें टर्म्स या पाथवे आने वाले हैं, बस हम केवल उसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, राइट? बाकी हम डिटेल में उसके बाकी बाद में देखेंगे। तो अभी हमारा टारगेट इतना है ताकि आप जो थोड़े-मोड़े क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है? जो सरफेस से क्वेश्चन आएँगे वो आप उसको कर सकें आसानी से, राइट? तो आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी इज़ ए पैथोजन स्पेसिफिक होता है। ये हमने आपको पिछले ही लेक्चर में बता दिया था कि जो हम एक्वायर्ड करते हैं वो हम किसी रोग से ग्रसित होते हैं, तो कि जब हम किसी बीमारी से ग्रसित होंगे तो जो हमको इम्यूनिटी मिलेगी वो हमारी उस पर्टिकुलर चीज़ के लिए स्पेसिफिक होगी। इसके बाद एक्वायर्ड इम्यूनिटी का जो प्रॉपर्टी होता है वो मेमोरी होता है। हालाँकि इस बात को आप याद रखेंगे, बेसिकली आपको ये ध्यान रखना है कि ओवरऑल जो जो इम्यूनिटी ये की जो प्रॉपर्टी होती है, जो यूनिक प्रॉपर्टी होती है, वो मेमोरी होती है, ठीक है? बट अगर आपसे पूछा जाएगा कि इन्नेट की होती है या एडॉप्टिव की होती है, राइट? इन्नेट और एडॉप्टिव, या आप इसको ये कह सकते हैं एक्वायर्ड। तब जब हमसे ये पूछा जाएगा, तब हम क्या आंसर करेंगे? तब ये एडॉप्टिव के लिए जो स्पेसिफिक होती है, वो मेमोरी जो होती है, वो उसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये बात यहाँ से आपको क्लियर हो गई होगी। बट जो इम्यूनिटी का जो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फीचर होता है, वो क्या होता है? मेमोरी होता है। और यही फीचर आगे चल के क्या बनता है, जिसकी हम वैक्सीन में इस्तेमाल करते हैं। तो ये सारी बातें हमको पिछले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है? इसके बाद यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, दिस मीन्स व्हेन आवर बॉडी इनकाउंटर ए पैथोजन फॉर द फर्स्ट टाइम इट प्रोड्यूस अ रिस्पॉन्स, जिसको हम प्राइमरी रिस्पॉन्स कहते हैं। और हमेशा प्राइमरी रिस्पॉन्स जो होगा वो लो इंटेंसिटी का होगा या स्लो होगा, बिकॉज़ ऑब्वियस सी बात है कि प्राइमरी रिस्पॉन्स है, तो यानी कि उस पैथोजन को हमारी बॉडी की जो इम्यून सेल्स हैं उन्होंने पहली बार देखा है। तो भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर आप किसी भी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं तो क्या होता है कि आप उसको थोड़ा तो देखते हैं, अगर आप कहाँ से आए हैं, कैसे हैं, मतलब अपने बारे में परिचय दीजिए, तभी तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। लेकिन वही व्यक्ति फिर दोबारा अगर आपको कहीं भीड़ में भी दिखेगा तो आप उसको रिकॉग्नाइज कर लेंगे। तो यहाँ पे सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है, ठीक है? इसके बाद सब्सिक्वेंट इनकाउंटर विद द सेम पैथोजन, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इलिसिट्स अ हाईली इंटेंसिफाइड, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। अब जो यहाँ पे रिस्पॉन्स क्रिएट होता है वो क्या होता है, बहुत ही तीव्र रिस्पॉन्स होता है, ठीक है? इसी को हम सेकेंडरी रिस्पॉन्स बोलते हैं और इसका दूसरा नाम जो है वो एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स होता है। तो ये आपके लिए एक नया वर्ड होगा और इस वर्ड को याद रखिएगा, नहीं तो एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स आपसे पूछा और आप क्वेश्चन छोड़ के चले आए, ठीक है? तो ये एग्ज़ाम में बस आपका नज़रिया चेंज करने की ज़रूरत है। आपको नॉलेज सब कुछ होता है, बट वहाँ पे वर्ड बदल देते हैं तो आपको ऐसा प्रतीत होता है कि ये मेरे लिए एक नई टॉपिक आ गई है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है? तो एनाम्नेस्टिक हमने सीख लिया कि इसमें क्या होता है, इसी को सेकेंडरी रिस्पॉन्स का जो दूसरा नाम है वो एनाम्नेस्टिक रिस्पॉन्स होता है। दिस इज डिस्क्राइब्ड इन द फैक्ट दैट अवर बॉडी अपीयर टू हैव मेमोरी ऑफ द फर्स्ट एनकाउंटर, क्योंकि हमारी बॉडी जो होती है, जो पहला एनकाउंटर होता है उसको याद रखती है। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स आर कैरीड आउट विद द हेल्प ऑफ टू स्पेशल टाइप ऑफ लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में होती हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, कहाँ पे होती हैं, हमारी ब्लड में होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। तो ये गवर्न करती हैं, ठीक है?
इसके बाद जो फर्दर है, कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है जिसको हम देख लेते हैं। बी लिम्फोसाइट प्रोड्यूस एन आर्मी ऑफ प्रोटीन जो निकालती है इन रिस्पॉन्स ऑफ द पैथोजन इनटू आवर ब्लड टू फाइट विद देम। दीज प्रोटीन्स को हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडीज बोलते हैं, जो कि हम आगे जाके पढ़ेंगे कैसी प्रोटीन होगी। जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है, ग्लाइकोप्रोटीन्स होंगी। ठीक है, द टी सेल्स देमसेल्व्स डू नॉट सिक्रीट एंटीबॉडी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी सिक्रीट करती हैं और टी सेल्स एंटीबॉडी नहीं सिक्रीट करती हैं बट हेल्प करती हैं टू प्रोड्यूस देम। अब यहाँ पे मैं आपको लर्न करने के लिए कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। जैसे कि आपके पास जो ये दो तरह की आपके पास सेल हैं, टी सेल्स हैं और बी सेल्स है, राइट। बी सेल्स जो होगी वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती है, टी सेल्स जो होती है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, बट क्या करती है? ये हेल्प करती है एक तरह से, क्योंकि जब आप इसके क्लासिफिकेशन को पढ़ेंगे तो आप क्या पढ़ते हैं? आपके पास एक साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होती है और एक हेल्पर टी सेल्स होती है। तो जब इसके नाम में ही हेल्पर लिखा हुआ है तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कुछ करने वाली नहीं है, बस हेल्प करने वाली है। हेल्प कैसे करती है? मैंने जो अपने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। क्या करेगी? बहुत सारे साइटोकाइन्स को सिक्रीट करेगी, राइट। साइटोकाइन्स को सिक्रीट करेगी जो बी सेल्स को क्या करेंगे? और एक्टिव करेंगे कि आप भाई और एंटीबॉडी जो है वो प्रोड्यूस करिए। ठीक है, तो ये एक पाथवे होता है जिसको आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी बातें हमने यहाँ पे सीख ली हैं। इसके बाद डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबॉडी हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होती हैं, जो कि हमने पिछले लेक्चर में देख लिया है। आईजीए, आईजीएम, ये सारी बातें हमने बता दी थी, एंड आईजीजी। ठीक है, जिसमें से आपको याद होगा मैंने सबकी जिक्र कर दिया था। आईजीजी जो होता है वो मोस्ट कॉमन एंटीबॉडी फॉर्म्ड होती है। ठीक है, आईजीए एंड आईजीई एक्सप्रेसिंग बी सेल्स प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये सारी बातें हो गई। बस एक बात यहाँ पे रह गई थी जो पिछले लेक्चर में था, वो ये था कि हमने आईजीई के बारे में आपको नहीं बताया था। तो आईजीई जो होता है ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एंटीबॉडी है जो कि एलर्जिक रिस्पॉन्स के लिए होती है। ठीक है, ये आईजीई जो होती है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स में एक्टिव होती है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा पैरासिटिक इन्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पैरासिटिक इन्फेक्शन में क्या होता है? इनका लेवल जो होता है वो इंक्रीज होता है। तो आईजीई ये दो चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। जैसे कि आप ये भी जानते होंगे, जब आप हाइपर सेंसिटिविटी पढ़ेंगे तो एलर्जिक में जो आपका टाइप 1 होता है वो क्या होता है? वो आईजीई मीडिएटेड होता है। तो इतनी बातें आपको यहाँ से क्लियर हो गई होंगी। अब हम यहाँ पे थोड़ा-सा और डिटेल में देख लेते हैं टाइप्स ऑफ द इम्यून सिस्टम इन द ह्यूमन। तो टाइप्स ऑफ द इम्यून सिस्टम जो होती है वो 2 टाइप की इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी में एक्सिस्ट करती हैं। ठीक है? या आप इसको और भाषा में आप ये समझ सकते हैं कि अब हम एक्वायर्ड को पढ़ रहे हैं, तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो होती है वो 2 टाइप की हो सकती है, सेल मीडिएटेड होती है और ह्यूमोरल होती है, राइट? अब हम यहाँ पे सेल मीडिएटेड के बारे में देख लेते हैं। तो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी डिफेंड्स द बॉडी अगेंस्ट वायरसेस एंड बैक्टीरिया व्हिच हैव एंटर्ड द होस्ट सेल एंड आल्सो अगेंस्ट प्रोटोजोअन्स, फंगी एंड पैरासिटिक वर्म। तो जो भी हमारी बॉडी में ये सब आते हैं उनके अगेंस्ट जो होती है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी काम करती है। इट्स डिफेंसिव सेल्स कैन नॉट डील विद द फ्री एंटीजन प्रेजेंट इन द बॉडी फ्लूइड। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है? इट आल्सो रिएक्ट अगेंस्ट फॉरेन टिश्यू ट्रांसप्लांट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मैं अभी यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जो आप ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन होता है एंड परहैप्स आल्सो यहाँ पे जो लिखा हुआ है अगेंस्ट द बॉडीज ओन सेल विच बिकम कैंसरस। कैंसर सेल्स आर परसीव्ड एज फॉरेन सेल्स के तरीके उनको लिया जाता है। तो जो कैंसर की सेल्स होती है उसमें जो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता है कि कैंसर ऐसी बीमारी है जहाँ पे आपकी इम्यूनिटी भी एक तरह से फेल हो जाती है, बट थोड़ी बहुत जो इम्यूनिटी काम करती है वो आपकी कौन सी इम्यूनिटी होती है? सेल मीडिएटेड होती है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, जो आपका ट्रांसप्लांटेशन होता क्या है कि जब आपकी बॉडी में ऑर्गन ट्रांसप्लांट किया जाता है किसी कारणवश, ठीक है? तो होता क्या है कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट जब करना होता है तो यहाँ पे 2 बातें मैं आपको बताऊँगा और आप उसको रट लीजिएगा, एग्ज़ाम में आपसे पूछा जाएगा। और वो बात क्या है? पहली बात तो ये है कि अगर आपको पता होगा कि भले ही हम लोग एक ही स्पीशीज़ के हैं, बट स क्या होती है, इम्यून सेल्स जो होती हैं उसमें क्या होता है कि वो सेल्फ एंड नॉन सेल्फ में डिफरेंशिएट कर लेती है। ठीक है? उसको पता चल जाता है कि ये मेरी सेल है, ये किसी और की सेल्स है। उसकी जो स्टोरी होती है उसमें एमएचसी का रोल होता है, ये सब हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे। तो कुल मिला के क्या होता है कि अगर आप ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो ऑर्गन को रिजेक्ट करने की संभावना ज़्यादा होती है। मतलब क्या होता है, बहुत आसानी से ये नहीं होता है।
इस पूरे प्रोसेस के लिए जो रिस्पॉन्सिबल होता है वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी होती है। बेसिकली जो होती है वो यहाँ पे जैसे कि आपका लिखा हुआ है टी सेल्स इसमें रोल प्ले करते हैं, तो ये आपको याद रखना होगा। इसके अलावा जब भी हम यहाँ पे ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो इम्यूनो सप्रेसिव जिस व्यक्ति का हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं उस व्यक्ति को मतलब जिसके अंतर्गत हम करेंगे उसको हम क्या करेंगे इम्यूनो सप्रेसिव ड्रग देते हैं, मतलब उसके इम्यून को हम क्या करते हैं सप्रेस कर देते हैं ताकि वो रिजेक्ट ना कर सके। उस ड्रग को जो हम इस्तेमाल करते हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ड्रग है, इसको हम साइक्लोस्पोरिन बोलते हैं। ठीक है, ये ड्रग इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली ये एक फंगस से आइसोलेट करते हैं। उस फंगस का नाम जो है वो आप सर्च कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताइएगा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। अगर आप इस चैनल को फॉलो कर रहे हैं तो आप इसको नोट डाउन करेंगे। ठीक है, बाकी तो मैं आने वाले वीडियो में मैं इसका आंसर आपको बता ही दूंगा। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो आपको हमेशा याद रखना है। ठीक है, तो क्या है ना कि एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं तो हम इसको यहीं पर ही कवर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा जो थोड़ी बहुत जो रिस्पॉन्स कैंसर सेल्स के लिए भी होता है वो भी आपका यही करते हैं। इसके बाद आपको पता है जो दूसरी इम्यूनिटी होती है वो ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स होता है जिसको हम एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। अब इसमें क्या होता है एंटीबॉडी मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स डिफेंड द बॉडी अगेंस्ट फ्री वायरस इनकैप्सुलेटेड बैक्टीरिया आपको याद रखना है और टॉक्सिन के खिलाफ होते हैं। ठीक है, इसके बाद ऑन स्टिमुलेशन बाय द एंटीजन द बी सेल्स फॉर्म बाय डिवीजन प्लाज्मा सेल्स बनाती हैं जो कि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करती हैं। ये आपको याद रखना है। मतलब बेसिकली होता क्या है कि जब आपकी बी सेल्स को पता चलता है कि अब वो एक्टिव हो जाती हैं जब आपकी बी सेल्स, तो ये जब क्या करती है डिवाइड होती है। डिवाइड होने के बाद एक प्लाज्मा सेल्स का फॉर्म करती हैं, इसको हम टेक्निकली प्लाज्मा सेल्स बोलते हैं। और ये प्लाज्मा सेल्स जो होती है वो कंटिन्यूअसली एंटीबॉडी को सिक्रीट करती है। बस इतनी स्टोरी आपको याद रखना। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि एंटीबॉडी कौन सिक्रीट करता है तो आप बी सेल आंसर करेंगे। उसके अलावा अगर ऑप्शन में अगर प्लाज्मा सेल्स दिया है तो आप प्लाज्मा सेल करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके की कुछ पॉइंट्स है जो आपको याद रखना है। इसके बाद द लेटर इनएक्टिवेट द माइक्रोब्स फॉर इजी डिस्पोजल बाय फैगोसाइट। द एंटीबॉडीज जो होती हैं इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। ठीक है, एंड आर स्पेसिफिक फॉर ईच एंटीजन। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये जो होती हैं जैसे कि आपको पता ही है कि इसके पहले भी हमने देख लिया है ना कि डिफरेंस होती हैं एंटीबॉडीज, मतलब डिफरेंट क्लास की हैं तो उनका अपना अपना रोल है, तो उसी बात को यहाँ पे बताया गया है। तो यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकली हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन बी सेल्स एंड टी सेल्स। तो कैरेक्टर जैसे कि अगर आपको इम्यून सिस्टम के अकॉर्डिंग देखें तो बी सेल्स हमारी कौन सी इम्यूनिटी देती है ह्यूमोरल इम्यूनिटी देती है। टी सेल्स हमारी कौन सी इम्यूनिटी देती है सेल मीडिएटेड देती है। इसके बाद साइट ऑफ डिफरेंशिएशन जो होता है बी सेल्स जो होती हैं वो गट एसोसिएटेड बर्सा ऑफ फाइब्रिकस होता है या पायर पैचेस आप बोल सकते हैं, और इसका जो होता है वो थाइमस होता है। ठीक है, बेसिकली मैं यहाँ पे थोड़ा सा इसको और इलेबोरेट कर देता हूँ। एक्चुअली में होता क्या है कि ये जो आपकी बी सेल्स होती हैं, ठीक है, और टी सेल्स होती हैं, यहाँ पे जो ये नाम है हालांकि दोनों की जो ओरिजिन होती है वो बोन मैरो में ही होती है। ठीक है, ये आपने पढ़ा होगा टी सेल्स की भी जो होती है वो बोन मैरो में ही होती है। ठीक है, बट जो मैचुरेशन की बात आती है कि जब ये मैच्योर होते हैं, तो जब ये मैचुरेशन की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। मैचुरेशन का मतलब होता है कि जब इनको एक तरीके से ट्रेनिंग दी जाती है कि आपको कैसे एनकाउंटर करना है एंटीजन से, तो उस प्रोसेस को जब मैचुरेशन होता है तो टी सेल जो मैच्योर होती हैं वो थाइमस में होती हैं। ये आपका एक एंडोक्राइन ऑर्गन होता है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, और बी सेल्स जो होती हैं वो बोन मैरो में ही मैच्योर हो जाती हैं। ठीक है, तो इसलिए बी सेल्स जो होती है चूंकि इनका मैचुरेशन बोन मैरो में है इसलिए यहाँ पे बी नाम दिया जाता है, और टी का मतलब होता है ये थाइमस में होती है। बट चूंकि यहाँ पे जब बर्ड के केस में हम देखते हैं ये ह्यूमन का केस में हो जाता है, लेकिन बर्ड के केस में जो होता है जो यहाँ पे बर्सा ऑफ फैब्रिक्स दिया गया है वो आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इन चीज़ों को आप हमेशा याद रखेंगे, बर्सा ऑफ फाइब्रिकस। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। थाइमस में उनका हो जाता है डिफरेंशिएशन। फिर इसके बाद एक्ट किसके ऊपर करेंगे, वायरसेस पे करेंगे, बैक्टीरिया पर करेंगे जो हमारी बॉडी में इंटर होंगे। ठीक है, इसके अलावा
यहाँ पे आपको याद रखना होगा। और ये जो होते हैं पैथोजन होते हैं, जिसके अलावा ट्रांसप्लांटेशन में इनका रोल होता है। ठीक है, थोड़ा-सा यहाँ पे ये कट गया है फिगर, मैं आपको इसको और इलैबोरेट कर दूँगा। इसके अलावा मोड ऑफ एक्शन की अगर हम बात करते हैं, तो ये क्या करते हैं, क्लोन ऑफ प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट करते हैं। प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए। और प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डू नॉट मूव टू द साइट ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, यानी कि जो आपका इन्फेक्शियस जगह है, मतलब जहाँ पे एंटीबॉडी को कार्य करना है, प्लाज्मा सेल्स जो होती हैं, मैं यहाँ पे इसको अलग पेन से हाइलाइट कर देता हूँ। प्लाज्मा सेल्स सिक्रीट करती रहती हैं, ठीक है? एंटीबॉडी जो होता है वो जाता है जहाँ पे इन्फेक्शंस पार्टिकल होंगे या कोई ऑर्गेनिज्म होगा, उसके ऊपर जाके बाइंड करेगा। प्लाज्मा सेल्स एक कोने में शांति से बैठा रहेगा, राइट? तो ये इम्पोर्टेंट बात हो जाती है, ठीक है? इसके अलावा टी सेल्स के बारे में आप जानते ही हैं कि किलिंग करते हैं, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स होते हैं, उसी के बारे में यहाँ पे बताया गया है। इसके बाद इफ़ेक्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम, इनका कोई इन्हिबिटरी इफ़ेक्ट नहीं होता है और ये जो होते हैं बेसिकली सप्रेसर के तौर पर भी काम करते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ें यहाँ पे बताई गई है, जो कि थोड़ा-सा जो वहाँ पे कट रहा था, तो ये जो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ। जैसे कि ये लिखा हुआ था एक्ट अगेंस्ट, डू नॉट रिएक्ट, तो सॉरी ये पार्ट यहाँ पे है, डू नॉट रिएक्ट ट्रांसप्लांट ऑर्गन। ट्रांसप्लांट ऑर्गन और कैंसर सेल के लिए बी सेल नहीं होती हैं, ठीक है? ये टी सेल्स होती हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, कैंसरस सेल्स और एलोग्राफ्ट, ठीक है? अब यहाँ पे एक पार्ट और मैं आपको बता देता हूँ, ये जैसे एलोग्राफ्ट जो होते हैं, तो ये जो ग्राफ्ट वर्ड होता है बेसिकली, ग्राफ्ट वर्ड होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है कि ये ग्राफ्ट क्या होता है? तो जो भी हम ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, ठीक है? जो भी जिस ऑर्गन का हमें ट्रांसप्लांट करना होता है, उसका जो टेक्निकली टर्म हम इस्तेमाल करते हैं, वो ग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है? अब इसमें बहुत सारे चलते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी ही बॉडी की चीज़ों को हमें ग्राफ्ट करना हो, तब हम उसको आइसोग्राफ्ट बोलेंगे। एलोग्राफ्ट का मतलब होता है, ठीक है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, और ज़ीनोग्राफ्ट, ये 3 टर्म होते हैं, हो सकता है आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, और हालाँकि ये पूरे बायोलॉजी में अप्लाई होता है, ज़ीनो, एलो। एलो में क्या होता है, अगर 2 डिफरेंट, ठीक है, अगर आपके 2 ही डिफरेंट, मतलब एलो का मतलब होता है 2 डिफरेंट, ठीक है? 2 डिफरेंट पॉपुलेशन के बीच में अगर किया जा रहा है, ठीक है? पॉपुलेशन के बीच में किया जाता है, तब हम उसको एलो बोलते हैं, और ज़ीनो जो होता है, अगर 2 डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में किया जाता है, तब हम उसको ज़ीनोग्राफ्ट बोलते हैं, ठीक है? तो ये ऐसे टेक्निकल आप याद रखेंगे, और आइसो का मतलब होता है कि सेम, ठीक है? तो यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है? तो इस तरीके की ये बातें हो गई हैं, जो कि आप देख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर भी वही बात लिखी थी टी सेल्स के बारे में, क्लोन ऑफ टी सेल्स बनाते हैं। टी सेल्स आर 3 टाइप के होते हैं, किलर होते हैं, हेल्पर होते हैं और सप्रेसर होते हैं, ठीक है? ये सब आपको पता ही है, टी सेल डायरेक्टली अटैक करते हैं पैथोजेन्स पे, ठीक है? अब हम यहाँ पे जो कुछ और इम्पोर्टेंट बात को देखने वाले हैं, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं, बॉडी के नेचुरल डिफेंस क्या-क्या होते हैं, ठीक है? तो नॉन स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म और स्पेसिफिक डिफेंस मैकेनिज्म, इस तरीके से इनको क्लासिफाई किया गया है, ठीक है? तो जैसे कि आपको पता है ना, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, जो कि मैंने आपको इन्नेट इम्यूनिटी में पढ़ाया था, फिजिकल बैरियर, फिजियोलॉजिकल बैरियर, उसी तरीके से सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस होता है और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस होता है। तो थर्ड लाइन एंटीबॉडी जो होती है, वो सबसे आखिरी में प्रोड्यूस की जाती है, इन्हीं को इसीलिए थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस बोलते हैं, ठीक है? सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में फैगोसाइट्स कर दिया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस में आपकी स्किन्स आती हैं, स्ट्रैटम्स आते हैं, म्यूकस मेम्ब्रेन जो कि हमने नेटिविटी में पढ़ा, स्वेट एंड सेबम आता है, ठीक है? स्किन एंड बैक्टीरिया, ये सारी चीज़ें हो गई। फैगोसाइटोसिस करना, इन्फ्लेमेशन करना, एनके सेल्स जो होती हैं, ये आपके सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं, और इसके अलावा आपका इंटरफेरॉन, ठीक है? तो ये सारी बातों को आप याद रखेंगे, और एंटीबॉडी और आपका जो ये लिम्फोसाइट होते हैं, ये आपके थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस में आते हैं। तो होपफुली अभी तक आपको ये पार्ट क्लियर हो गया होगा। बाकी यहाँ पे थोड़ी-सी इन्फॉर्मेशन एंटीबॉडी के बारे में दी गई है, तो आप जानते ही हैं, जो कि मैंने आपको कॉन्सेप्ट दे रखा है, ग्लाइकोप्रोटीन होंगी, एंटीबॉडी जो होती हैं, इनको हम इम्यूनोग्लोबुलिन्स बोलते हैं। इस टर्म को किसने दिया था? हेरमैन्स ने दिया था इन 1959, ठीक है? तो यहाँ तक आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, ठीक है?
इसके अलावा इनको हम गामा ग्लोबिन बोलते हैं, जो हमने इसके पिछले लेक्चर में देखा। वाई शेप्ड होते हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड के बने होते हैं, 2 आइडेंटिकल चेन, हैवी, लाइट, वही बात की गई है। ठीक है, ईच चेन हैज़ 2 टर्मिनल, कार्बोक्सी टर्मिनल एंड अमाइनो टर्मिनल होते हैं, ये सब आपको पता ही है। 2 पार्ट होते हैं, वेरिएबल रीजन, कांस्टेंट रीजन, ये सारी बातें हमने अपने पिछले लेक्चर में बता दिया है। अगर आपने नहीं देखा है, नए ज्वाइन किए हैं, तो आप वापस से जाके उसको देखिएगा। ठीक है, और जो इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे निकल कर आती है कि 2 लाइट चेन और हैवी चेन जो होते हैं वो इंटरलिंक्ड होते हैं, डाइसल्फाइड बॉन्डिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, द एंटीजन बाइंडिंग रीजन्स ऑफ द एंटीबॉडी को हम पैराटोप कहते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, पैराटोप मतलब जो एंटीजन बाइंडिंग रीजन, मतलब मान लीजिए कि आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि आपका जो एंटीबॉडी है ये वाई शेप्ड है, तो जो भी पार्ट एंटीजन से बाइंड करेगा, मान लीजिए ये एंटीजन से इसका ये पार्ट बाइंड करेगा, तो इस पार्ट को हम एंटीबॉडी के पैराटोप बोलेंगे। ठीक है, और एंटीजन का जो पार्ट बाइंड करेगा, मान लीजिए किसी खांचे के तरीके से हम बना देते हैं कि ये पार्ट जो है वो एंटीजन का बाइंड करेगा, तो हम इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, एपिटोप बोलते हैं। तो ये 2 टेक्निकल टर्म होते हैं, पैराटोप, एपिटोप। तो आपको याद रहेगा, बिल्कुल याद रहना चाहिए, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा द रीजन ऑफ होल्डिंग द आर्म एंड स्टेम ऑफ एंटीबॉडी, इसको हम हिंज रीजन बोलते हैं, बेसिकली जिस तरीके से वो होल्ड करते हैं। ठीक है, इसको हम डिटेल में और समझेंगे। बेसिकली हिंज रीजन में प्रोलीन एंटीबॉडीज वगैरह होते हैं, अमाइनो एसिड्स होते हैं। ठीक है, तो खैर ये आगे की स्टोरी है जो हम आगे जाके कवर करेंगे। सिंस मोस्ट एंटीबॉडी कैरी 2 एंटीजन बाइंडिंग साइट, इसीलिए उनको हम क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, मतलब उसमें 2 एंटीजन बाइंड कर सकते हैं। जैसे कि अगर आप यहाँ पे देखें, तो अगर आप सिंपल सा यहाँ पे देख रहे हैं कि जो ये एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर ये वाई शेप्ड है, ठीक है, तो 2 एंटीजन ही तो बाइंड कर सकते हैं, तो इस तरीके को हम क्या बोलते हैं, बाईवैलेंट बोलते हैं। ठीक है, बाकी बहुत सारे आपके मल्टीवैलेंट भी होते हैं, तो इस तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। ठीक है, और फर्दर जो यहाँ पे आप इस फिगर को आप देख सकते हैं, जैसे कि जो इम्पोर्टेंट बातें हैं, जो कि अच्छा फिगर मैंने पिछले वाले में दिखाया था। तो वेरिएबल रीजन जो होगा वहाँ पे एंटीजन बाइंडिंग साइट्स होगी। ठीक है, कांस्टेंट रीजन जो होंगे वो आपके एंटीबॉडी की क्लास डिसाइन करेंगे, डाइसल्फाइड बॉन्ड होगा और हिंज रीजन होगा। ये एक बेसिक एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इतनी बातें तो आपको पता ही होनी चाहिए। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ और पार्ट को भी कवर कर लेते हैं, जैसे टाइप्स ऑफ एंटीबॉडी। यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे कि आईजीए, जिसके बारे में हम जिक्र कर चुके हैं, मेन एंटीबॉडी 10% सिक्रीटरी सब्सटेंस में होता है। आईजीडी जो कि वेल नोन नहीं है, सबसे कम ये पाया जाता है। जैसे कि आईजीए की बात यहाँ पे की गई है, ये आप देख सकते हैं ब्रेस्ट मिल्क में होगा। जितने भी आपके सिक्रीटरी सब्सटेंस होंगे वहाँ पे पाया जाएगा। सलाइवा में होगा, टीयर्स में होगा, कोलोस्टरम में होगा। कोलोस्टरम क्या होता है अगर आपसे पूछा जाएगा, तो फर्स्ट मिल्क सिक्रीटेड बाय अ नर्सिंग मदर, इसको हम क्या बोलते हैं, कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ठीक है, और इसके अलावा सीरम में पाया जाता है। ठीक है, प्रोटेक्ट क्या करता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम इनहेल्ड एंड इंडाइजेस्टेड इंजेस्टेड पैथोजन, इट प्ले रोल इन द लोकल इम्यूनिटी। ठीक है, इसके अलावा जो आपका ये 1% था, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अप टू 1% आईजीडी। तो आईजीडी जो होता है ये प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइनल फ्लूइड ऑफ नॉर्मल पर्सन ऑन द सरफेस ऑफ द बी लिम्फोसाइट। जब बी लिम्फोसाइट बन रही होती हैं तो उनकी सरफेस पर ये लगे होते हैं। ठीक है, ये बेसिकली क्या करते हैं, एक्ट एज द रिसेप्टर साइट्स का काम करते हैं, बी सेल्स को एक्टिवेट करते हैं कि आप फर्दर एंटीबॉडी को सिक्रीट करिए। बाकी इनका कोई विशेष फंक्शन नोन नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आईजीई आप जानते हैं सबसे कम होती हैं, मच लेस देन 1%, आपको याद रखना होगा। ठीक है, आईजीजी जो कि आपकी स्मॉलेस्ट एंटीबॉडी होती है लेकिन सबसे ज़्यादा मात्रा में होती है, इसकी हाफ लाइफ ज़्यादा होती है, ये सारी बातें मैंने आपको बता दी है। 75% होता है। इसके अलावा जो आईजीई यहाँ पे आप देख सकते हैं, मास्ट सेल्स में पाई जाती हैं, दियर नंबर इंक्रीज इन द हेलमिंथ इन्फेक्शन। तो यही बात जो मैंने अभी पैरासाइट बोला था, चाहे आप पैरासाइट बोलिए या हेलमिंथ बोलिए, बात एक ही है। और आईजीई जो होती है वो एलर्जिक रिस्पॉन्स करती हैं। ठीक है, तो इतने चीज़ों को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा, आपकी किस्मत अच्छी रहेगी तो काफ़ी क्वेश्चंस आपको यहाँ से मिलने वाले हैं। इसके अलावा आईजीजी मोस्ट एबंडेंट मटेरियल इम्यूनोग्लोबिन होती है, जो कि मदर से फीटस में ट्रांसफर होता है। ये क्वेश्चन आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, और ये कैसी इम्यूनिटी देता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, ये आप याद रखेंगे, मतलब ये बात समझ लीजिए ना भाई, ये जो आपकी इम्यूनिटी है वो क्या कहलाई जा रही है कि नेचुरल है और पैसिव है।
तो कहने का मतलब है बच्चे ने जो आपका चाइल्ड था या आपका जो फ़ीटस था, उसने एक्वायर थोड़े किया, उसको तो बनी-बनाई मिल गई, तो इसको हम क्या कहेंगे? नेचुरल कहेंगे और चूँकि उसने कोई संघर्ष नहीं किया मतलब बनी-बनाई मिल गई, तो हम उसको एक तरह से पैसिव बोलेंगे क्योंकि ये एक्टिव तो था नहीं कि उसने ग्रसित हुआ, ठीक है? तो इसलिए ये जो होती है ये नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होती है, राइट? तो इस बात को आप याद रखेंगे। इसके अलावा आईजीएम जो होता है आपका बिगेस्ट एंटीबॉडी है, 10% जो होता है ये पाया जाता है। इसके अलावा फर्स्ट टू फॉर्म्ड आफ्टर एंटीजन एनकाउंटर इन द टिश्यू या ब्लड, तो सबसे पहली जो एंटीबॉडी बनती है वो आपकी आईजीएम होती है, पेंटामर के फॉर्म में होती है, ये सब मैंने आपको बता रखा है। बी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, इसके अलावा ये न्यूट्रलाइजेशन करने के काम आते हैं, ठीक है? तो ये सारी बातें आपकी हो गई हैं, बाकी हम इसके रिमेनिंग पार्ट को नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। होप ये लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा और मैं जैसा कि आपको बोल रहा हूँ कि अभी जो मैं आपको एक पाथ डिसाइड करके बता रहा हूँ, उस पाथ को आप करते रहिए, ठीक है? इस तरीके से आप अपनी तैयारी रखिए, ठीक है? हम अभी जो है कुछ पार्ट्स को कवर कर रहे हैं, बाकी हम डिटेल में आपको सारे चीज़ों को कवर करेंगे। डिटेल में हम क्यूबे से भी पढ़ेंगे, ब्रूस अल्बर्ट से भी पढ़ेंगे, बट अभी हम केवल ऐसे पार्ट को कवर कर रहे हैं कि जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो घबराना नहीं है, इस चीज़ों को एक आप नोट्स बना लीजिए, डेली रिकॉल कीजिए, वही एक तरीका है, ठीक है? बाकी आपको कहीं पर भी कोई भी कन्फ्यूज़न होती है, तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ठीक है? बाकी ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ। थैंक यू वेरी मच।